Welcome my dear aspirants. Welcome to today's class. आज का क्लास जो है वो है APPSC का जो 2024 का रिसेंटली जो प्रीलिम्स आपका जो हुआ है, तो वो प्रीलिम्स का PYQs यानी कि उसका जो प्रीवियस ईयर जितना क्वेश्चन था 2024 का, उसको हम डिस्कशन करेंगे। 2024 में आपका जो प्रीलिम्स में दो सेक्शन आता है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 2 जो आपका सी सेट होता है और सेक्शन ए यानी कि सेक्शन 1 वो जनरली आपका जीएस पेपर होता है। तो ये जो जीएस पेपर में अराउंड 100 क्वेश्चंस होता है, तो ये 100 क्वेश्चंस को हम लोग आज दो पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर ये डिस्कशन में सबसे पहले इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में लेट्स डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो ये जो अलग सेट से लिया गया है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा अप डाउन जम्बल अप होगा, लेकिन बेसिकली सब वही सेम क्वेश्चंस है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर इज ऑब्जर्व्ड ऑन। सो ये क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन कि इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन होता है, ठीक है, सो इसका ऑप्शन होता है आपका 16 सितंबर। ठीक है, तो 16 सितंबर में इंटरनेशनल डे हम मनाता है। और एक मिनट, आप लोग को मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं? ये लाइव रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, सो आप लोग देख लीजिए। ओके, गुड मॉर्निंग, है ना। सो इसको हम लोग ट्राई करता है आज 50 यानी कि पार्ट 1 को हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर, ये आपका 16 सितंबर में होता है। ठीक है, तो ये जो सिंस ये PYQ डिस्कशन है, तो ये डिस्कशन में आपको ये मालूम करना है कि इसको आपका यूनाइटेड नेशन, है ना, सिक्योरिटी काउंसिल जो है यानी कि UNO जो बॉडी है, ये बॉडी जो इसको 19, एक मिनट थोड़ा सा, ठीक है, इसको 19 दिसंबर 2000 में ये जो डे को यानी कि 16 सितंबर को हमेशा इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन बन के वो लोग, ठीक है, आ रहा है। ठीक है, ठीक है, उसको वो लोग ऑब्जर्व किया है होगा। और यहाँ में ये जो ऑब्जर्वेशन है 2000 से जो स्टार्ट हुआ है और पर्टिकुलर डेट में इसको जो अनाउंस किया है 16 सितंबर। तो 16 सितंबर क्यों अनाउंस किया है? क्योंकि ये वो दिन है जिसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोल के ये जो कन्वेंशन है इसको रखा गया था। और ये कन्वेंशन में आपका जितना भी ग्रीन हाउस, स्पेशली जो ओजोन से रिलेटेड, ठीक है, ओजोन लेयर से रिलेटेड उसका जो मतलब उसमें जो होल हो रहा है उससे रिलेटेड जो इश्यूज है उसको टैकल करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को वो लोग रखा गया था। और ये आपका 1987 में 16 सितंबर में रखा था। इसीलिए आपका UN बॉडी 19 दिसंबर 2000 को वो लोग अनाउंस किया है कि 16 दिसंबर को जिस दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रखा गया था, इसीलिए उसी दिन को ओजोन लेयर का प्रोटेक्शन में इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर बोल के वो लोग ऑब्जर्व किया है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन है ये ऑफन सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो ज़्यादातर एग्जाम्स लुक में, स्पेशली आपका सिविल सर्विस एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि इसको जनरली हम लोग थोड़ा गलत करता है। तो इसमें जो क्वेश्चन है, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एनेक्ट एंड अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये चीज़ स्टूडेंट से और हम लोग से भी गलती होता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें इसका जो आंसर है एनेक्ट एंड अडॉप्ट। ठीक है, एनेक्ट एंड अडॉप्ट। तो एनेक्ट और एडॉप्ट को आपका कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 में किया गया था, है ना। तो 1949 में 26 नवंबर 1949 में किया है, लेकिन वो लोग उसको केम टू फोर्स, है ना, केम टू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। यानी कि ये डेट को इसलिए चुना गया है बिकॉज ये वो डे है जिसमें सबसे पहले पूर्ण स्वराज के लिए वो लोग डिक्लेयर किया है इन 1930।
ठीक है, आपका जो पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन वो लोग किया था 1930 में ऑन द डे 26 जनवरी। इसीलिए एनेक्ट और एडॉप्ट के बाद केम इनटू फोर्स बोलने से तब आपको 26 जनवरी लिखना है। अगर ऐसा नहीं है तो तब आपको 26 नवंबर 1949 को लिखना होता है। ओके, ब्लर है, ठीक है, थोड़ा आप रुक दीजिए क्योंकि ये स्क्रीन थोड़ा प्रॉब्लम होता है ऑनलाइन का, बफरिंग में समय लगता है। ठीक है, सो ये उसके बारे में है, होगा अभी। ठीक है, ब्लरिंग जो ओके, ठीक। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप लोग ऑनलाइन देख रहा है, आप लोग भी आंसर दे सकता है, क्वेश्चन नंबर 3 को आप देख सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज नॉट कवर्ड अंडर स्पेशल प्रोविजन विथ रेस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ नागालैंड एज पर आर्टिकल 371A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ में ये क्वेश्चन है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। अगर किसी को ऑप्शन पता है तो आप लोग ऑप्शन बता सकता है, एनी वन ऑफ यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज नॉट कवर्ड अंडर स्पेशल प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ नागालैंड एज पर आर्टिकल 371A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एनीवन? आप लोग में से कोई इसका आंसर दे सकता है कि इसमें से कौन सा जो आर्टिकल 371A के अंदर में नहीं आता है? जैसे कि रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस ऑफ नागास, नागा कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीड्योर, बॉर्डर मैनेजमेंट विद नेबरिंग स्टेट, ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेस। तो ऑप्शन क्या है? सी। हाँ, दुरेंग दी जोय, आप सही हो, सी है ऑप्शन। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है जो आर्टिकल 371 के अंदर नहीं आता है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आता है। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन आता है अबाउट आर्टिकल 371A तो इसको देखो कि ये क्या है। ठीक है, सो आर्टिकल 371A, ये जो आपका आर्टिकल 371 उसका एक्सटेंशन है। ठीक है, उसका एक्सटेंशन है और ये एक्सटेंशन जो आपका आर्टिकल 371A बन के इसको 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1962 में डाला गया है। रिमेंबर, 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। हाँ हाँ, कभी कभी आ सकता है अरुणाचल का गवर्नर कौन है, और कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो गवर्नर का सीरियल नंबर कितना है, ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, अदनान शेख आपको अब जो पूछ रहा है, तो ये जो बॉर्डर मैनेजमेंट, इसको याद रखो, आपका जो आर्टिकल 371 ये बॉर्डर मैनेजमेंट उसके अंदर में नहीं आता है। आर्टिकल 371 आपका आर्टिकल 371 का ही एक्सटेंशन है जो 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1962 के तहत उसको डाला गया है। और ये एक ऐसा प्रोविजन है जहां में नागा लॉ कस्टमरी जो एक्ट होता है उसको प्रिविलेंस दिया जाता है, और वहां में वो लोग का अपना ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ द लैंड एंड रिसोर्सेस होता है। लेकिन ये बॉर्डर मैनेजमेंट जो है, ये जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ जो अफेयर्स है, हाँ हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ जो अफेयर्स है उसके अंदर में आता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर में आता है अगर इंटरनेशनल बॉर्डर होने से विद स्टेट। ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स के अंदर में आपका इंटरनेशनल बॉर्डर मैनेजमेंट होने से। लेकिन अगर स्टेट का बीच में अगर बॉर्डर होने से, बॉर्डर का मैनेजमेंट होने से, उसको आपका इंटर स्टेट काउंसिल देखता है, इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक है, और ये इंटर स्टेट जो काउंसिल है ये आपका बेसिकली आर्टिकल 263 के अंदर में इंटर स्टेट काउंसिल बनने का प्रोविजन होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी के अंदर में ये आ जाता है। ओके, सो इसका ऑप्शन है सी, बॉर्डर मैनेजमेंट, वो जो आर्टिकल 371A के अंदर में नहीं आता है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड इन 12 शेड्यूल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
is not listed in the 12th schedule of the Constitution of India. तो 12th schedule of Constitution of India में कौन नहीं आता है, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन है आपका, यहां में देख लीजिए, आप लोग ऑप्शन को देखिए, फायर सर्विस, अर्बन फॉरेस्ट्री, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, प्रमोशन ऑफ द इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग हैंडीकैप, मेंटली रिटार्डेड, अर्बन पोलिसिंग सिस्टम, कंट्रोलिंग ड्रग्स, नार्कोटिक्स, सेफ गार्डिंग ऑफ द स्टेट्स ऑफ द यूथ, है ना। तो इसमें ऑप्शन कौन रहेगा, कोई बोल सकता है क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन क्या रहेगा। एनीवन? सो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड इन 12th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसमें जो लिस्ट में नहीं है वो है आपका डी, ठीक है, अर्बन पुलिस सिस्टम जो है वो यहाँ पे नहीं है, होगा। तो ये जो अर्बन पुलिस, हाँ कौन लिखा है, रिंगो आदू, ये शायद नहीं, नहीं डी है इसका, अर्बन पुलिस है, ठीक है। तो ये जो है आपका जो 12th शेड्यूल है, 12th शेड्यूल के बारे में आपको क्या पता है, शेड्यूल, ठीक है, आपको क्या मालूम है 12th शेड्यूल क्या है। 12th शेड्यूल जो एक ऐसा चीज है जो आपका 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से इसको हम लोग डाला है, ठीक है। और ये जो बेसिकली आपका म्युनिसिपैलिटी है ना, म्युनिसिपैलिटी का एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेशन, उसके अलावा ये जो फॉरेस्ट फायर, अर्बन फॉरेस्ट्री, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, इकोलॉजिकल, सेफ गार्डिंग, ये सब सेक्शन भी इसमें आ जाता है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 74 जो 12th शेड्यूल है, इसमें टोटल, हाँ सी सही बोल रहा है, इसमें टोटल जो 18 सब्जेक्ट है, 18 सब्जेक्ट, ये याद रखो, कभी कभी ये सब्जेक्ट को पूछा जाता है। 18 सब्जेक्ट है, और वो सब्जेक्ट जैसे कि आपका अर्बन प्लानिंग हो गया, है ना, हाँ, आपका जो रोड्स हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, सैनिटाइजेशन, यस, म्युनिसिपैलिटी, वो सब से रिलेटेड है, ठीक है, होगा। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इनिशिएटेड बाय महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी, अगर आप एपीपीएससी प्रिपेयर करता है, जैसे कि एपीपीएससी नेक्स्ट ईयर आने का बहुत चांसेस है, देयर इज सम न्यूज़ आर गोइंग ऑन, वैकेंसी के लिए पूछा जा रहा है फ्रॉम द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन टू अदर डिपार्टमेंट। तो एपीपीएससी जब हम पढ़ते हैं प्रीलिम्स के लिए, वी ऑलवेज स्टडी थरोली अबाउट महात्मा गांधी, क्योंकि वो एक ऐसा टॉपिक होता है जो जनरली प्रीलिम्स हो या मेन सेक्शन में उसको हम लोग जनरली बहुत थरोली पढ़ता है। तो आप लोग भी वही करिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनिशिएटेड बाय एम के गांधी, होगा। तो महात्मा गांधी इसमें से कौन स्टार्ट नहीं किया। तो अगर आप देखिएगा, सबसे पहले महात्मा गांधी इसमें से ना, ये जो बंगाल गेजेटेड है, ठीक है, ये वाला बंगाल गेजेटेड, इसको महात्मा गांधी स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है, इसको, हाँ यस, हाँ कोई इसका ये ऑप्शन बोल सकता है, यस सही, दुगरिन दी जॉय, आपने सही कहा है, बी है ऑप्शन। यस, तो इसके बारे में सुनो, ये जो बंगाल गेजेटेड है, इसको महात्मा गांधी स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। इसको जो स्टार्ट किया है उसका नाम है जेम्स अगस्टस हिकी, ओके। और हिकी इसको स्टार्ट किया है 1780 में। ये एक ऐसा न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर जो क्रिटिक्स क्रिटिक्स प्रोवाइड करता था अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसका बारे में क्रिटिक्स, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्रिटिक्स के बारे में, हाँ सही है, आप लोग सब सही है, विवेक भी सही है, ठीक है, हाँ तजुम हिना भी सही है। जो बंगाल गेजेटेड है वो बेसिकली आपका जो न्यूज़पेपर था जो क्रिटिक्स प्रोवाइड करता था अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसको 1780 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। सो बंगाल गेजेटेड के बारे में आपको और मालूम करना है, ये फर्स्ट प्रिंटेड न्यूज़पेपर है, फर्स्ट प्रिंटेड न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। उसके अलावा ये जो फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है, फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ एशिया,
एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर है, होगा। लेकिन उसके अलावा अगर आप हरिजन को देखिएगा, हरिजन मतलब गॉड्स पीपल, भगवान का पीपल, ठीक है। तो हरिजन मतलब गॉड्स पीपल, और ये टर्म को आपका महात्मा गांधी ने दिया है। महात्मा गांधी इसको कब दिया है? आपका जब कम्युनल अवार्ड आया था, याद रखिए, है ना, कम्युनल अवार्ड। जब कम्युनल अवार्ड आया था इन 1932, है ना, तो उसमें उसका अगेंस्ट में कम्युनल अवार्ड जो ऐसे अवार्ड जो डिप्रेस क्लास के लिए बनाया गया था, तो सच अवार्ड जो और भी जो क्लास स्ट्रेटिफिकेशन है उसको डिपेंड कर सकता है, इसलिए महात्मा गांधी इसका अगेंस्ट में था, तब जाके वो हरिजन जो थर्म है उसको वो बनाया है, मतलब वो कॉइन किया है, मतलब दिया है। उसके बाद यंग इंडिया, ठीक है। यंग इंडिया जो ना, शुरुआत में इसका जो ओनर है वो आपका लाला लाजपत राय है, याद रखो। ये जो फाउंडर है ये जो लाला लाजपत राय, लेकिन लाला लाजपत राय के बाद इसको जो फॉरवर्ड लेके गया है वो है आपका महात्मा गांधी, फॉरवर्ड बाय महात्मा गांधी, ठीक है। उसके बाद इंडियन ओपिनियन, है ना। सो इंडियन ओपिनियन जो न्यूज़पेपर है ये महात्मा गांधी का ही है, लेकिन याद रखो ये एक ऐसा न्यूज़पेपर है जिसको वो साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया है। साउथ अफ्रीका में 1903 में, जब वहां में वो अपना जो पार्शियल सत्याग्रह कर रहा था, जिसको हम वोल क्रूज सत्याग्रह बोलता है, ये भी याद रखो, वोल क्रश, वोल क्रश सत्याग्रह, जो साउथ अफ्रीका में उसका जो सत्याग्रह है उसको जनरली हम लोग वोल क्रूज सत्याग्रह बोलता है। तो वहां में इंडियन ओपिनियन बोल के वो न्यूज़पेपर स्टैब्लिश किया है 1903, जो कि वहां का जो अफेयर्स है, रेसिज्म है, उसके बारे में वो बताया गया है। ओके, ठीक है। तो इससे आपको बाकी का भी ऐसे करके कनेक्ट करके आपको पढ़ना है। सो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द फॉलोइंग क्लासिकल लैंग्वेज chronologically as per the years of their classical status, ठीक है। सो क्लासिकल स्टेटस के बेस में इसको क्रोनोलॉजी में अरेंज करो बोला है। तो क्रोनोलॉजी में अगर अरेंज करेगा तो आप लोग, ऑप्शन क्या है, कोई किसी को आइडिया है? ऑप्शन क्या क्या है? एनीवन फॉर क्वेश्चन नंबर 6? हाँ, एनीवन? ठीक है। तो क्रोनोलॉजी में अगर हम अरेंज करेगा, किसी को पता है? कोई भी बोल सकता है ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन आप लोग को पता है? ये जो बयांग हाते, ये CSL के नहीं है, ये APPSC का है। आप APCS आने से आप दे सकता है, उसके लिए आपका PYQs का डिस्कशन है। ये आपके लिए CSL के अलावा APPSC के लिए बहुत हेल्प करेगा, सो उसका डिस्कशन है ये। अगर हम क्रोनोलॉजी अरेंज करेगा तो सबसे पहले हम देखता है तमिल। ये तमिल लैंग्वेज है, ये 2003 में इसका क्लासिकल स्टेटस मिला है तमिलनाडु का, ठीक है। उसके बाद आपका जो संस्कृत है वो 2005 में मिला है, ठीक है। उसके बाद आपका जो कन्नड़ा है, कन्नड़ा ये जो लैंग्वेज है ये 2008 में मिला है, और मलयालम सबसे लास्ट में वो 2013 में मिला है। तो अगर क्रोनोलॉजी अरेंज करेगा, सबसे पहले थ्री, उसके बाद कौन है सेकंड यानी कि 1, उसके बाद है आपका कन्नड़ यानी कि 2, उसके बाद है 4 यानी कि ऑप्शन बी। ओके, सो ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है द टर्म ब्लैक कोट सिंड्रोम, ठीक है। द टर्म ब्लैक क्लॉथ सिंड्रोम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। तो सबसे पहले आपको इतना हम बताएगा, ये जो ब्लैक कोट है, ब्लैक कोट सिंड्रोम, ठीक है। ये सिंड्रोम जो बेसिकली ये जो वर्ड है एक्सट्रैक्ट है, ये एक वर्ड को हम जो व्हाइट कोट सिंड्रोम, यहां से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है, यहां से इसको डिराइव किया है, डिराइव, ये एक्चुअल ओरिजिनल वर्ड ये है
व्हाइट कोट सिंड्रोम। व्हाइट कोट सिंड्रोम का मतलब जब हम मेडिकल में जाता है डॉक्टर के पास, तो वहां में एक फियर का जो फीलिंग होता है उसको हम व्हाइट कोट सिंड्रोम बोलते हैं डॉक्टर के पास जाने से। और इसीलिए ब्लैक कोट सिंड्रोम बोल के आपका व्हाइट कोट से जो डिराइव किया है, जो ये बोलता है स्ट्रेस लेवल, यानी कि जब आप कोर्ट में जाके एडवोकेट और लॉयर जो ब्लैक कोट पहनते हैं उसके सामने में जो जाता है, उसमें जो पब्लिक को जो स्ट्रेस होता है उसी को हम ब्लैक कोट सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 को अगर आप देखें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अगरतला अखुरा रेल लिंक। इसका जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 8, अगर आप लोग में से कोई मालूम है क्वेश्चन नंबर 8 का। यस, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन क्या है? इसको कोई पता है? इस नहीं, ये आपका ऑप्शन फिर से पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन है, इट इज ए रेल लिंक कनेक्ट, ये जो अगरतला अखुरा रेल लिंक, ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को विद बांग्लादेश कनेक्ट करता है। इट वाज इनॉग्रेटेड इन 2017 बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड बांग्लादेश पीएम शेख हसीना। द प्रोजेक्ट विल प्रमोट टूरिज्म, ट्रेड एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज। भूटान एंड नेपाल आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, ये है क्वेश्चन होगा। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट होगा। तो इसमें अगर आप देखेगा, ठीक है, तो इसका ऑप्शन है सबसे पहले ये, इट इज ए रेल लिंक कनेक्टिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया विद बांग्लादेश। हाँ, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बांग्लादेश से कनेक्ट करता है। उसके अलावा यहां में लिखा इट वाज इनॉग्रेटेड 2017 में, इसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ था। इसका इनॉग्रेशन जो 2023 में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है, यानी कि ऑनलाइन के थ्रू वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना वो किया है। उसके बाद ये प्रोजेक्ट टूरिज्म, ट्रेड, पीपल टू पीपल एक्सचेंज, ये भी सही है ना। और भूटान और नेपाल ये इसका पार्ट नहीं है। सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है बी, ऑप्शन बी। ठीक है, सो आपको अगरतला और आपका जो अखारू, ठीक है, अखारू जो रेल प्रोजेक्ट है, रेल लिंक प्रोजेक्ट, अगर आप देखेगा ये एक ऐसे प्रोजेक्ट है जो आपका लुक ईस्ट पॉलिसी का अंदर आता है। लुक ईस्ट पॉलिसी, ठीक है, ये आपका लुक ईस्ट पॉलिसी का अंदर में आता है, जो कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी से ही आता है। और ये जो लाइन है, रेलवे लाइन, ये करीबन 12.24 किलोमीटर डिस्टेंस है इसका टोटल डिस्टेंस। ठीक है, और ये स्टिल फंक्शनिंग होने के लिए ये रेडी हो रहा है होगा। सो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द हाई लेवल कमिटी ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2023। ठीक है, तो 2023 में आपका ये जो इलेक्शन जो होगा, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रोसीजर है, उसका हेड कमिटी कौन था? ठीक है, तो उसका हेड कमिटी आपका फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद, वो जो इसका चेयरमैन था। और ये कमीशन में ऑलमोस्ट 8 मेंबर्स, ठीक है, 8 मेंबर्स हेडेड बाय योर प्राइम मिनिस्टर रामनाथ, सॉरी, फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के साथ इसको बनाया गया है। ठीक है होगा। नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, अरेंज द कंट्रीज क्रोनोलॉजिकली एज पर देयर रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलने से वो क्या है, सबसे पहले आपको वो मालूम होना है। ठीक है, तो आप लोग में से कोई मालूम है ये आंसर? एनीवन? आपका जो क्वेश्चन नंबर 10।
ठीक है। सो सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में देखो। तो ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट 1990 को इसको फॉर्म किया था। ठीक है। ये एक पैरामीटर है, पैरामीटर बोल सकता है, मतलब मेजरमेंट। ये एक पैरामीटर है जिससे एक कंट्री का आपको एजुकेशन, हेल्थ और उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको आप मेजर कर सकता है। ठीक है। ये पैरामीटर है जिससे आप एक कंट्री का हेल्थ, एजुकेशन और उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसको आप मेजर कर सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है। और ह्यूमन इंडेक्स में जो डेवलप है, इसको आपको जो डेवलप करने वाला, इसका नाम है महबूब अल, ठीक है, हक। ये जो पाकिस्तान का है, नोबेल प्राइज मिला है। ये जो डेवलप किया है अलोंग विथ हिम आपका इंडिया का जो अमर्त्य सेन, वो उसको हेल्प किया है। तो ये दोनों मिलके ये जो सिस्टम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिससे आप मेजर कर सकता है किसी कंट्री का हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का। ठीक है। तो इसका क्रोनोलॉजी में सबसे पहले आपका रैंक 1 में चाइना आता है। ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट इंडेक्स में श्रीलंका आता है। ठीक है। उसके बाद आपका भूटान आता है, फिर बांग्लादेश आता है और लास्ट में आपका इंडिया आता है। ओके। सो क्रोनोलॉजी को अगर हम देखें तो इसमें से सबसे पहले चाइना यानी कि नंबर 3, उसके बाद चाइना के बाद आपका श्रीलंका आता है नंबर 2, उसके बाद आता है आपका 2, उसके बाद आता है नंबर 3। नंबर 3 जो कौन है आपका भूटान। उसके बाद आता है नंबर 4 श्रीलंका, सॉरी बांग्लादेश, उसके बाद इंडिया। सो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 है सिक्किम बिकेम एन एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडियन ट्रू। सो ये क्वेश्चन याद रखिए, यहां में क्वेश्चन को थरोली आप पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन जो ऐसे बोल रहा है कि ना एसोसिएट स्टेट, नॉट द इंटीग्रेटेड स्टेट, है ना। तो जब वो टर्म होता है एसोसिएट स्टेट, यस योमलु अर्थ सही है, बी है। ओके। सो एसोसिएट स्टेट जब हम बोलता है, एसोसिएट स्टेट का मतलब क्या है, वो इंडिया का पार्ट है लेकिन कंप्लीट इंटीग्रेटेड स्टेट तो नहीं है। तो याद रखिए सिक्किम जो एसोसिएट स्टेट जो, हाँ किसी को पता है ये क्वेश्चन? एनीवन? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 किसी को आइडिया है इसका आंसर क्या हो सकता है? दुनियो कहना सही है। सो एसोसिएट स्टेट जो वो आपका 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1974 से वो बनता है। तो सिक्किम भी एक रेफरेंडम के थ्रू, रेफरेंडम, ठीक है, सिक्किम भी रेफरेंडम का थ्रू उसका जो मोनार्की स्टेट है उसको वो ओवरथ्रो करके एक डेमोक्रेटिक पार्ट ऑफ द इंडिया स्टेट, डेमोक्रेटिक है ना, डेमोक्रेटिक स्टेट बनता है, जिसमें वो बाय 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1974 वो एसोसिएट स्टेट बनता है। ठीक है। और आगे जाके बाय 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 से वो इंडिया का 22nd स्टेट ऑफ इंडिया बनता है। ये याद रखो, इसको और एसोसिएट इसको पूछा जाता है, होगा। सो इसको आपको याद करना है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिपोर्ट पब्लिश बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कौन सा रिपोर्ट को पब्लिश नहीं करता है। तो इसमें देखो अभी अभी हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखा है क्वेश्चन, है ना। तो इसमें ऑटोमेटिकली आपको आइडिया हो जाएगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो रिपोर्ट होता है उसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं देता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनर्जी का रिपोर्ट देता है, ग्लोबल जेंडर गैप का देता है, ट्रैवल टूरिज्म के बारे में देता है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को वो नहीं देता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम ये देता है। ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो 1990 में स्टार्ट हुआ है, थोड़ा पहले हम एक्सप्लेन किया है, उसका जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम वो उसका रिपोर्ट देता है। तो इसका ऑप्शन में से जो नहीं है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट है। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। What was the theme of the World Environmental Day
2024। सिंस ये आपका लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का एपीपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, इसलिए ये वर्ल्ड एनवायरमेंटल थीम जो 2024 का पूछ रहा है। अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए स्टडी करेगा तो आप नेक्स्ट ईयर का जो एनवायरमेंटल स्कीम का थीम है उसको आप पढ़ लीजिए, वो हेल्प रहता है। ठीक है। सो इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में व्हाट वाज द थीम, तो थीम क्या है इसका, तो इसका जो थीम है वो है लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेजिलियंस, ये उसका थीम था, है ना। और अगर हम वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे को देखें वो कब मनाता है, वो आपका 5 जून, 5 जून को इसको मनाया जाता है। और ये एक ऐसे डे है जहां में पीपल को हम अवेयरनेस दिलाता है, अवेयरनेस फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना। आपका जो एनवायरनमेंट है उसको कंजर्वेशन करना, उसके बारे में अवेयरनेस देता है, ये उसके बारे में है। यस नीनी यूरोपियन आप भी सही है। ओके हाँ, दुग्रीन आप भी सही है, दी है। ओके दुकाम गुड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, अरेंज द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए क्रोनोलॉजिकली। ठीक है। सो यूएस का जो प्रेसिडेंट है उसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करो, ये है क्वेश्चन नंबर 14। तो इसको ध्यान दो, यूएस में अगर प्रेसिडेंट देखा जाए अभी तक यूएस का 47 प्रेसिडेंट है, अभी तक यूएस में 47 प्रेसिडेंट है। और 47 नंबर में जो प्रेसिडेंट है वो है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है। तो यहाँ में जो क्रोनोलॉजी बनाया है, ये क्रोनोलॉजी को अगर आप देखेगा तो सबसे पहले यू विल फाइंड ये जो रोनाल्ड रीगन है, ये जो 40th प्रेसिडेंट था, 40th प्रेसिडेंट। ठीक है। उसके बाद जॉर्ज एच बुश, ये जो 41 प्रेसिडेंट था। ठीक है। उसके बाद इसमें गड़बड़ होता है, बिल क्लिंटन आगे आया है, ये 42nd प्रेसिडेंट है यूएस का। उसके बाद लास्ट में आता है जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जो कि है 43rd प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ओके। सो ये क्रोनोलॉजी आपको याद करना है। तो अगर ऑप्शन देखने से सबसे पहले 1 यहां में है, 1 के बाद 41st ट्री ये, उसके बाद 2, उसके बाद 4। सो ऑप्शन है बी। ओके। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 15 है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नॉट द पार्ट ऑफ लाल बाल पाल इंटीग्रेटिंग द एक्सट्रीमिस्ट फ्रैक्शन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द अर्ली 20th सेंचुरी, है ना। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस आपका शुरुआत में 1825 को वो फॉर्म हुआ है, आगे जाके उसका एक्सट्रीमिस्ट का 1907 में इसका स्प्लिट होके एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट ग्रुप बनता है। तो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में ऐसा 3 आदमी है जिसको लाल बाल पाल बोलता है हम लोग, है ना। तो इसमें से अगर आप देखने से लाल बोलने से लाला लाजपत राय, बाल बोलने से बाल गंगाधर तिलक, बिपिन, और पाल बोलने से बिपिन चंद्र पाल। ठीक है। तो ये तीनों है। लेकिन क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, क्वेश्चन जो ऐसा पूछा है कि कौन जो नहीं है, तो जो नहीं है वो है ये लाला हरदयाल। ठीक है। तो लाला हरदयाल के साथ आपको यस सही है आप लोग, कर्मा लोटंग दुयू कहना आप भी सही है, ए है ऑप्शन। तो लाला हरदयाल के साथ आपको क्या याद करना है कि ये वो ग्रुप है जो गदार पार्टी, GHA, हम पूरा कैपिटल में लिख रहे हैं समझने के लिए। गदार पार्टी को वो सैन फ्रांसिस्को, हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को, यानी कि आउटसाइड द इंडिया, ये मूवमेंट को गदार पार्टी को लाला हरदयाल, वो भी वन ऑफ द फाउंडर मेंबर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 ये है, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो दिस लिस्ट। सो यहाँ में टाइटल ऑफ द बुक एंड वहां में ऑर्डर का दिया है होगा। तो ये टाइटल ऑफ द बुक और ऑर्डर को आपको मैच करना है। तो यहाँ में सबसे फर्स्ट बुक है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज के बारे में हम लोग सबको पता है कि ये ज्यादातर आपका चार्ल्स डार्विन का ही बुक है। ठीक है। उसके अलावा अगर उसका दूसरा है एविडेंस एज टू मैन्स प्लेस इन नेचर बोलने से, ये जो हेनरी हॉक्सले का बुक है।
ठीक है। उसके बाद एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया बोलने से इंडिया से रिलेटेड तब तो ये अल टेकर का बुक है। ठीक है। उसके बाद व्हाट हैपन इन हिस्ट्री तो बच गया, ये है आपका वीओ चिल्डा का बुक से। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट नंबर 1 का ट्री, उसके बाद एविडेंस ऑफ द मेन्स प्लेस ये 1, उसके बाद एजुकेशन ऑफ एंशियंट इंडिया 4, ये 2, यानी कि ऑप्शन ए। ओके होगा। सो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को करता है। सो क्वेश्चन नंबर 17 को अगर आप देखेगा, द फेमस फिजिशियन ड्यूरिंग बुद्धास टाइम वाज, ठीक है, बुद्धा का समय में जो फेमस फिजिशियन है वो कौन है? तो वो जो है आपका जीविका। ठीक है। जीविका को याद रखो, जीविका को एशिया में, एशिया का बहुत सा कंट्री में अभी भी मेडिसिन किंग माना जाता है। मेडिसिन किंग ये उसका निक नेम है, मेडिसिन किंग ऑफ इंडिया, उसको हम जीविका को बोलता है। और ये जीविका किसका समय में था? ये ड्यूरिंग द बुद्धा का, जो गौतम बुद्ध का जो फिजिशियन था, ये उसका जो फिजिशियन था। उसके अलावा ये जो आपका जो किंग है ना, किंग बिम्बिसारा, 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 ठीक है, आपका जो किंग बिम्बिसारा है उसका भी वो फिजिशियन था। एंड ही वाज नोन फॉर हिज एंशियंट मेडिसिन्स, एंड टिल टुडे इसको मेडिसिन किंग माना जाता है आपका जीविका को। 17 का बी, यस, योमली अतरोलो, आप सही है, 17 का बी है। हाँ दुगरिन, आप भी सही है, गुड। ओके, सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 18 है, टू विच पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री डिड आर्यभट्टा एंड वहारा मिहिरा साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन रेस्पेक्टिवली बिलोंग? सो आर्यभट्टा और वाराह मिहिरा, दे बिलोंग टू विच पीरियड? गुप्ता पीरियड, है ना। ये लोग जो आपका गुप्ता पीरियड का समय का है। ठीक है। सो अगर आप आर्यभट्टा के सामने में, आर्यभट्टा के बारे में आपको मालूम करना है बोलने से, आर्यभट्टा ये ज्यादातर मैक्सिमम सिविल सर्विस में आर्यभट्टा को ज्यादातर हम लोग पूछता है, बहुत क्वेश्चन ऑफन इसके बारे में पूछता है, व्हाई इज ही फेमस, है ना। सो हाँ वेरी गुड दुगरिन जॉय, आप सही बोला है, गुप्ता पीरियड का है। तो ये क्यों फेमस है? ही इज फेमस फॉर हिज बुक लाइक सूर्य सिद्धांता। ठीक है, बुक लाइक सूर्य सिद्धांता जो सन का बारे में, एस्ट्रोनॉमी का बारे बताता है। ठीक है, आर्यभट्टी, है ना, आर्यभट्टी इसका जो बुक है उसके लिए। उसके अलावा ये जो फ्लेश वैल्यू जो सिस्टम है उसको वो बनाया है, जीरो का जो वैल्यू है उसको वो दिया है। सो इस तरह से उसका बहुत सा कंट्रीब्यूशन है। उसके अलावा आपका जो वराही मिहिरा, इसके बारे में देखने से ये एक आपका जो पास्कल, ठीक है, पास्कल का न्यू वर्जन, मतलब डिफरेंट वर्जन, पास्कल वर्जन ऑफ ट्राइंगल्स का जो कैलकुलेशन है उसको मतलब वो बनाया है। उसके अलावा मैथ्स का बहुत सा एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स रिलेटेड एस्ट्रोनॉमी कैलकुलेशन, ये जो इसका कंट्रीब्यूशन है। ठीक है। सो यहाँ में क्वेश्चन है गुप्ता पीरियड, तो गुप्ता पीरियड में ये लोग सब बिलोंग करता था, और गुप्ता को हम लोग जनरली गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी मानता था, है ना। सो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 वाज, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक तारिक ए फिरोज शाही? सो तारिक ए फिरोज शाही ये जो आपका तुगलक डायनेस्टी का जो बुक था, जिसको आपका ज़ाहिउद्दीन बहारानी उन्होंने लिखा है। ठीक है, ये जो आपका जो वो डायनेस्टी का जो सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन है उसके बारे में बुक में मेंशन किया जाता है ना। और ये ज़्यादातर ये जो बुक है आपका जो तारीख ए फिरोजा तुगलक डायनेस्टी में लिखा है, लेकिन ये पार्ट्स ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट का सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में, सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में वो बताता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम? सबसे पहले आपको मालूम करना है इक्ता सिस्टम है क्या, है ना। सो इक्ता सिस्टम सबसे पहले आपका दिल्ली सुल्तानेट में डाला गया था, दिल्ली सुल्तानेट में इसको इंट्रोड्यूस किया है, दिल्ली सुल्तानेट में।
ठीक है। और यहाँ में अगर आप देखेगा दिल्ली सुल्तानेत में इसको इंट्रोड्यूस किया है, और दिल्ली सुल्तानेत में बोलने से शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने बनाया है। ठीक है। तो इक्ता सिस्टम में क्या होता है कि एवरी सोल्जर्स या ऑफिसर्स को ऐसा छोटा छोटा लैंड दिया जाता है। ये लैंड में वो अपना रेवेन्यू एज वेल एज अपना जो मिलिट्री है उसको ग्रो करता है, और बाद में ये मिलिट्री और रेवेन्यू को वो जब किंग को जरूरी होता है किंग को प्रोवाइड करता है। ठीक है। सो उसी को इक्ता सिस्टम बोलता है। और इल्तुतमिश अगर आप बोल रहा है तो आपको एग्जाम के लिए और याद करना है, इल्तुतमिश को जनरली हम लोग फादर ऑफ इंडियन टॉम बिल्डिंग बोलता है, टॉम बोलते हैं, सॉरी, टूम बिल्डिंग, फादर ऑफ इंडियन टूम बिल्डिंग भी हम बोलता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 21, तो मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो यहाँ में लिस्ट 1 में दिया है टाइटल ऑफ द बुक एंड लिस्ट 2 में दिया है उसका ऑथर। ठीक है। तो इसको हम सीधा मैच कर रहा है। अगर आप लोग को आंसर पता है तो आप भी बता सकते हैं वो आपका जो आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 ए। ठीक है, ओके। तो हम लोग इसको देखेगा। इन ए अकबरी, इसको सबसे पहले आपका अब्दुल फैजल ने लिखा है ना। इसको सबसे पहले आपका अब्दुल फैजल ने लिखा है अकबर का समय में, अकबर, यस, अकबर का समय में। उसका बाद दूसरा है हुमायूं नामा, इसको गुलबदन बेगम ने लिखा है। ठीक है। उसके बाद ये जो द रिहला, ये आपका इन बतूता जो कि मोरक्कन ट्रैवलर था। उसका बाद राज तरंगनी, ये आपका कल्याणा लिखा है। तो मैच द कॉलम करने से इन हो गया 2, रिहाल हो गया 3, नाउ 1। हाँ, ऑप्शन 1 ये सही है। ठीक है। हाँ, अब सही है। योमले भी सही है, दुगरिन भी सही है, निंगम तांगिम भी से नीनी यूरोपियन। ओके, ठीक है। तो ये है आपका ऑप्शन ए होगा। ठीक है। सो इसमें ये जो बुक है, और ज्यादातर ना एपीपीएससी में आप अगर प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहा है, याद रखो प्रीलिम्स में ना इस तरह का लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिटरेचर एंड उसका जो जो आर्ट एंड कल्चर होता है वो कौन सा समय में बनाया है, उसका हिस्टोरियंस, ट्रैवलर, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो उसको ध्यान देके पढ़ो। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 22, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी अभिनव भारत। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में आपको गणेश सवरकर, दामोदर छपकर, नरेन भटिया, जतिन मुखर्जी दिया है। तो इसमें वो बोला है हु इज द फाउंडर। तो फाउंडर ऑफ अभिनव भारत बोलने से आप लोगों को किसी को पता है, कौन कौन मालूम है? क्वेश्चन नंबर 22, नावम मिंग, क्वेश्चन नंबर ए, हाँ सही है। दुगम बाकी, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी लगा है, नहीं ऑप्शन ए होगा उसका। क्वेश्चन नंबर 22 का, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी अभिनव भारत। बीच बीच ब्लर हो रहा है, थोड़ा सा ये रखिए क्योंकि ये स्क्रीन ऑनलाइन का ये है। हाँ, योमली 22 ए, हाँ सही। ये है गणेश सवरकर। ठीक है, गणेश सवरकर। ओके, गणेश सवरकर एलोंग विथ हिज ब्रदर दामोदर सवरकर, वो लोग जो अभिनव भारत को वो लोग फॉर्म किया। ये सवरकर ब्रदर है। गणेश सवरकर के अलावा और एक है दामोदर। ठीक है, दामोदर सवरकर होगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 22, सॉरी 23। सो क्वेश्चन नंबर 23 ये है, हु वाज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग राइटरी सिस्टम इन मद्रास। ठीक है, राइटरी सिस्टम को मद्रास में इंट्रोड्यूस करने किसका वजह से हुआ है। ओके, सो राइटरी सिस्टम यानी कि आपको कौन कौन मालूम है, आप लोग ऑप्शन बता सकता है। सो राइटरी सिस्टम क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है जहां में आपका लैंड को रायट्स में, स्मॉल स्मॉल रायट्स में दिया जाता है ना।
रायट्स में आपको सेटल करके दिया जाता है। और ये जो आपका थॉमस मुनरो का समय में, याद रखो थॉमस मुनरो ये जो गवर्नर था, ही वाज द गवर्नर ऑफ मद्रास, ठीक है, मद्रास का जो गवर्नर था, और 1820 में वो जो राइटरी सिस्टम को मद्रास में इंप्लीमेंट किया है। ओके, होगा? हाँ, नहीं बी नहीं है, 23 का तो ए है। हाँ, योमली सही लिखा है। हाँ, नीनी यूरोपियन आप भी सही लिखा है। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। सो क्वेश्चन नंबर 24 ये है, विटली कमीशन वाज कंसर्न विद, ठीक है, तो विटली कमीशन कब कमीशन मतलब आया है? नेक्स्ट, सो विटली कमीशन, हाँ, विटली कमीशन जो बेसिकली आपका लेबर के लिए आया है, होगा, याद रखो विटली कमीशन आपका 1927 में है ना, आपका जो जॉन हेनरी विटली, जॉन हेनरी विटली 1929 में, ओके, 1929 में एक चेयरमैन अंडर द जॉन हेनरी विटली वो आया है। वो बेसिकली आपका इंडिया में लेबर का कंडीशन है ना, लेबर से रिलेटेड इश्यूज को वो देखने आया है। लेबर का उसका जो वेजेस के बारे में, उसका वर्किंग आवर्स का रिलेटेड, ठीक है, उसका हेल्थ एंड उसका रिलेटेड जो वेलफेयर है वो सब को देखने के लिए विटली कमीशन 1929 में आया है, उसको आपको याद करना है, ठीक है। सो इसका जो आफ्टरमेथ, हाँ सही है, आप लोग सही लिख रहा है, सी है, बाकी भी सही लिखा है। तो इसका जो आफ्टरमेथ क्या होता है, मतलब ये कमीशन आने के बाद क्या होता है, ये कमीशन के आने के वजह से बहुत सा रिफॉर्मेशन लेबर में आता है। रिफॉर्मेशन लेबर में बहुत सा रिफॉर्मेशंस एज वेल एज लेजिस्लेटिव, है ना, लॉ बनना, लेजिस्लेटिव लॉ फॉर्मेशन फॉर द लेबर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। सो क्वेश्चन नंबर 25 में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश इज द सेकेंड लार्जेस्ट अमोंग द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। और उसका सेकेंड है, बेस्ड ऑन द सेटलमेंट अरुणाचल प्रदेश इज डिवाइडेड इनटू 4 कल्चरल जोन। ये 2 है, तो आपको ट्रू एंड फॉल्स लिखना है, ठीक है। तो ट्रू एंड फॉल्स में हम लोग का ऑनलाइन सेशन थोड़ा ये हो रहा है, इसलिए हम आपको एक्सप्लेन कर देगा। तो अरुणाचल प्रदेश जो सेकेंड नहीं, ये सबसे लार्जेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट एरिया में सबसे लार्जेस्ट इन एरिया है, एरिया वाइज, ठीक है। उसका बाद बेस्ड ऑन द सेटलमेंट अरुणाचल जो कल्चरल जोन में 4 नहीं बल्कि 3 में डिवाइड है। 3 कल्चरल जोन है अरुणाचल में। कल्चरल जोन जैसे कि आपका एक जोन है जिसको महायाना शेक ऑफ बुद्धिज्म फॉलो करता है, महायाना बुद्धिज्म, ठीक है। और ये जैसे आपका पीपल लाइक तवांग का जो है मोम्पा, मेम्बा, शेर टुकपेन, ठीक है, वो लोग यहाँ में आता है। उसके बाद दूसरा जो है वो है नेचुरलिस्टिक कल्चर, यानी कि जैसे जिसको हम लोग कॉमन में तानी पीपल बोलता है, जैसे तागिन गालो निशी जो ट्राइब है वो लोग। उसके बाद दूसरा जो है आपका TLC का जो एरिया है, जैसे कि आपका नॉक्टेस वांगचूस लोग जो है, तो वो लोग ज्यादातर आपका वैष्णवी है ना, वैष्णविज्म जो बिलीफ है उसको फॉलो करता है। सो इसलिए 3 कल्चरल जोन है। तो इसमें कौन सही है बोलने से कोई भी नहीं, नाइदर 1 नाइदर 2, ओके, नाइदर 1 नाइदर 2। हाँ, आप करबाक लिया आप सही लिखा है, बी है, नाइदर 1 नाइदर, हाँ नोरबू आप भी सही है, डी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, मैच द फॉलोइंग इंटरनेशनल बाउंड्रीज विद द कंट्री। ये तो बहुत इजी है, आप लोग सब जानता है नेबरिंग बाउंड्रीज को, है ना, और इंटरनेशनल बाउंड्रीज को आप लोग सब जानता है, ठीक है। तो इसमें ये बोला है बाउंड्रीज मैच करो कौन सही है। तो अगर आप देखेगा यहाँ पे रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान का बीच में, ये सही है,
है ना। तो रेड क्लिफ लाइन आपका 17 अगस्त 1947 में बनाया है और लैंड बोलने से 3323 किलोमीटर है। कभी कभी लैंड भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, नेक्स्ट एग्जाम में, तो याद रखो। डूरेन लाइन, डूरेन लाइन इंडिया एंड चाइना लिखा है, ये गलत है। डूरेन लाइन आपको सब पता है, ये आपका पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है ड्यूरेन लाइन, ठीक है। और ड्यूरेन लाइन को आपका कब बनाया है? 18 नवंबर 1893 में बनाया है। लैंड बोलने से 2670 किलोमीटर, ओके, है ना। हाँ, उसके बाद मैकमोहन लाइन, ये आपका क्या है? ये भी गलत है। मैकमोहन लाइन आपका इंडिया एंड चाइना का बीच में है, ठीक है। मैकमोहन लाइन 890 किलोमीटर है ये लाइन, और ये लाइन को 1940 का, यहाँ पे लिख रहे हैं हम, 1940 का सिमला कन्वेंशन में लिखा गया था, सिमला कन्वेंशन, ठीक है। सो इसमें देखने से सिर्फ ये करेक्ट है, होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज नॉट इन अरुणाचल प्रदेश। सो अरुणाचल प्रदेश उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से यहाँ में बहुत इंपॉर्टेंट पासेस दिखाई देता है। तो ये पासेस में से कौन सा पासेस अरुणाचल में नहीं है? बोमला है, बोमदिला है, यंगयाप पास है, लेकिन ये जो धर्माला पास, ठीक है, धर्माला पास, धर्माला पास जो आपका पित्तौरगढ़ में है, ये पित्तौरगढ़ पास, ठीक है, होगा। ये पित्तौरगढ़ में है, कौन कौन लिखा है? हाँ, पित्तौरगढ़ में है ये, ठीक है, पित्तौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और ये पित्तौरगढ़ कहाँ में है बोलने से? उत्तराखंड में, ओके, उत्तराखंड में। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर्स इज और आर करेक्टली मैच, ठीक है, इज और आर करेक्टली मैच। तो यहाँ में अगर आप देखेगा तो ये क्रोनोलॉजी जो मेंटेन किया है, यानी कि 1997 से 98 ये सही है, फिर 1981 से लेके ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, यानी कि इसका ऑप्शन डी है, यानी कि ये जो क्रोनोलॉजी मेंटेन किया है ग्रोथ का वो सही है, ओके। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 ये है, कंसिडर द फॉलोइंग पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स एंड देयर रीजन एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो सबसे पहले आपको मालूम करना है कि पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब है क्या। जब क्वेश्चन आता है तो आपको मालूम होना है कि वो ट्राइब क्या है। सो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ये वो ग्रुप्स है जिसका रिकॉग्निशन एंड एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1975 में। 1975 में, पहले ब्रिटिश समय में भी था, लेकिन ब्रिटिश उसको ना प्रिमिटिव ग्रुप बोलता था, लेकिन उसके बाद 1975 में गवर्नमेंट उसको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स बोल के वो नाम दिया है। तो ये जो ग्रुप है, ये लोग ज्यादातर ऐसे ग्रुप है जिसका डिक्लाइन पॉपुलेशन है, याद रखो, जिसका डिक्लाइन पॉपुलेशन है। डिक्लाइन पॉपुलेशन के अलावा इसका लो इकोनॉमिक इनकम है, ठीक है, लो एजुकेशन मतलब लो लिटरेसी रेट है, लो लिटरेसी रेट है जिसका, ठीक है। उसके बाद ये लोग जो ऑलमोस्ट स्पेसिफिक जगह में है ना, स्पेसिफिक रीजन में इसको मिलता है, ठीक है। ये लोग का ज़्यादा आउटलुक नहीं है टुवर्ड्स द मॉडर्न, मतलब आउटलुक मॉडर्न समय में। तो इसमें आपका जो रैंक है, ये जो पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप ऑफ त्रिपुरा है ये सही है, मारंग ये मणिपुर का है, जारावा ये अंडमान एंड निकोबार का है। लेकिन यहाँ में जो तोतो लिखा है ये गलत है, तोतो भी पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब है, ठीक है। इंडिया में टोटल ना 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है इंडिया में, 75 याद रखो। सो उसमें से ये टोटो ये भी वल्नरेबल ग्रुप है, लेकिन ये सिक्किम का नहीं है, ये जो आपका वेस्ट बंगाल का है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है तोतोपारा, तोतोपारा डिस्ट्रिक्ट में ये पीपल
तोतो पीपल रहता है, वेस्ट बंगाल का पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब है। तुक्का मैम। हाँ सही, ये तुक्का एग्जाम में काम आने से भी और अच्छा है ना, आने वाला प्रीलिम्स में। ठीक है, सो इसमें से आपका सही ऑप्शन क्या हो जाता है, ये सी। ओके, सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30। सो क्वेश्चन नंबर 30 जो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑलमोस्ट ऑल द डेजर्ट आर कन्फाइंड विद इन द 15 to 30 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। दूसरा, डेजर्ट लाई ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स वेयर द ट्रेड विंड्स आर ऑफशोर। एंड थर्ड, यार्डन्स आर इंपॉर्टेंट डिपोजिशनल फीचर्स इन द डेजर्ट। ओके, सो अगर आप इसको देखेगा, इसमें ये सही है। अगर आप लोग में से कोई अगर एपीपीएससी का मेंस दिया है ना, यू विल नो एपीपीएससी का मेंस में ये आपका मेंस का क्वेश्चन बना था। क्वेश्चन मेंस का जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, जीएस पेपर 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 15 to 30 डिग्री जगह में क्यों ज्यादातर ड्राई और फॉरेस्ट ड्राई और डेजर्ट कन्फाइन होता है, ये क्वेश्चन था इस बार का। ठीक है, जीएस पेपर 1 में, क्योंकि ज्योग्राफी पेपर 1 का पार्ट होता है। और दूसरा, डेजर्ट लाई ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, ये भी सही है, ये सही है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ में यार्दांग्स बोला है। यार्दांग्स जो ना डिपोजिशनल नहीं है, ये लोग इरोशनल है, इरोशनल। ठीक है, ये लोग इरोशनल है, ये लोग इरोशनल फीचर्स ऑफ द डेजर्ट है। ओके, तो अगर हम यहाँ में एक छोटा सा ग्लोब बना रहा है लाइक दिस, तो ग्लोब बनाते समय में आप लोग पढ़ा होगा, ये आपका इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर है ना। तो ये जो रीजन है, यानी कि ये जो पर्टिकुलर, यानी कि ये जो रीजन है, ये वाला इक्वेटर का सामने में, तो ये रीजन जो हमेशा लो प्रेशर बेल्ट होता है, लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, और ये वाला जो रीजन है, ये जो रीजन है जो कि 30 डिग्री का अंदर आता है, ये हाई प्रेशर बेल्ट होता है। तो आपको पता है कि ये प्रेशर बेल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका विंड मूवमेंट में। ओके, हाँ आप लोग सही है, प्रेशर बेल्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये प्रेशर बेल्ट क्या होता है कि लो प्रेशर है, हाई प्रेशर है ना, और साथ साथ आपका अर्थ भी घूर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ में क्या होता है, आपको एक टाइप्स ऑफ एयर का मूवमेंट दिखाएगा, जिसको हम बोलता है हार्डले सेल। ठीक है, तो हार्डले सेल का ना सर्कुलेशन यहाँ में आपको देखने को मिलता है, ये सेल को याद रखो। ठीक है, तो ये सेल का मूवमेंट यहाँ देखने को मिलता है। और यहाँ में क्या होता है, एयर जो डिसेंट करता है, और डिसेंट एयर जो हमेशा ड्राई होता है। जब एयर उठता है ऊपर, उसका पास मॉइस्चर होता है, लेकिन एयर जब नीचे जाता है, उसका पास जनरली मॉइस्चर नहीं होता है। और 15 to 30 डिग्री में एयर जो हार्डली सेल जो नीचे आता है, नीचे आते समय में वो ड्राई रहता है। इसीलिए ये पर्टिकुलर एरियाज में 15 to 30 डिग्री का जो लैटिट्यूड में आपको वहां में डेजर्ट दिखाई देगा, ड्राइनेस दिखाई देगा। ठीक है, सो ये उसके बारे में। सो यहाँ में देखने से ऑप्शन 1 और 2 सही है, तो ये ओके, क्योंकि यार्डन्स तो इरोशनल डिपोजिशन है, ये लोग मतलब इरोशनल है, डिपोजिशनल नहीं है। होगा। सो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 31। As per the Sensex of India 2011, decadal population growth rate of Arunachal Pradesh. So decadal population क्या होता है ना? Decadal population ऐसे होता है जहां में आप population का परसेंटेज को एवरी 10 ईयर्स में आप कैलकुलेट करता है। 10 ईयर्स में इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, आप उसको कैलकुलेट करता है ना, उसको डेकेडियल बोलता है। सो अरुणाचल का डेकेडियल ग्रोथ में कुछ एडवांस आपको दिखाई दिया, 26.0% है फिलहाल। होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 ये है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू डेविशियन मॉडल ऑफ ज्योग्राफिकल साइकिल। ठीक है, डेविशियन मॉडल ऑफ द ज्योग्राफिकल साइकिल। तो इसमें सबसे फर्स्ट दिया है, लैंड फॉर्म्स आर द इवॉल्व प्रोडक्ट्स ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स। Streams erode their valley rapidly downward until the graded condition is achieved. There is a short period rapid rate of upliftment in the land masses. ठीक है, तो which of these is correct? तो 32 का अगर आप आंसर दे सकता है तो 32 का अगर किसी को आंसर पता है 32 का
32 का इसमें से कौन कौन सही है? (32) एनीवन? डी, हाँ सब सही है। हाँ दुयोग है ना, आप सही हो, वेरी गुड। सही है। एनीवन? ओके, सो ये जो है आपका जो डेविशियन मॉडल, एक मिनट, ठीक है। आपका ये जो डेविशियन मॉडल है, ये डेविशियन मॉडल जो बेसिकली आपका सर्कल ऑफ जो इरोशन होता है जिसके वजह से लैंड फॉर्म होता है उसके बारे में वो बताता है, ठीक है। सो ये जो डेविशन है, हाँ सही है आप लोग। ये जो आपका विलियम मॉरिस मॉरिस डेविस, ठीक है, ये वो मॉडल को बनाया और ये बताता है कि किस तरह से आपका जो साइकिल ऑफ इरोशन से डिफरेंट लैंड फॉर्म्स बनता है ना, और कैसे ओवर टाइम जो प्रोसेस लाइक इरोशन, ठीक है, इरोशन वन ऑफ द फैक्टर्स होता है, इवन रिवर्स, ठीक है, ये सब किस तरह से लैंड फॉर्म को वो लोग चेंज करता है, साथ ही साथ वेदरिंग, है ना, ये लोग ऐसा फैक्टर्स है जो कि लैंड फॉर्म्स को बनाने में मदद करता है। तो यहाँ में जितना लिखा है वो सब सही है, ठीक है, कि आपका इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स है ना, अपग्रेडिंग और स्ट्रीम एंड रैपिड अपलिफ्टमेंट ऑफ द लैंड मासेस, वो लोग सब फैक्टर्स है जो कि आपका जो लैंड फॉर्मेशन का साइकिल में आता है। ओके, नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 33। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ साइक्लोन: टाइफून, चाइना सी, हरिकेन, कैरेबियन आइलैंड, टोर्नेडोस यूएसए, विली वैलीज ऑस्ट्रेलिया। इसमें से कौन सा करेक्ट है? ठीक है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है बोलने से, अगर आप देखिएगा बोलने से कौन सा करेक्ट है? सो क्वेश्चन नंबर 33 का सब करेक्ट है, ठीक है, सब करेक्ट है। सो अगर आप देखिएगा टाइफून्स, दीज आर ऑल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, यहाँ में जितना नाम दिया है सब जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, ठीक है। और ये साइक्लोन्स को हर एक जगह में अलग अलग नाम दिया जाता है, जैसे कि आपका टाइफून जो साउथ चाइना में होता है, हैरिकेन कैरेबियन आइलैंड साइड में, टोर्नेडोस आपका यूएस साइड में, विली विलीस आपका ऑस्ट्रेलिया साइड में। इसीलिए ऑप्शन सब सही है, होगा। ऑल सही। यस, एल टसो, नाम्बिनिकम, हाँ, दुन्योखेना, गुड, वेरी गुड, सब सही है, ठीक है। लेयाक वो भी सही है। सो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 34। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 34 अगर आप देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 34 में बोला है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स इनलैंड वाटरवेज विद द रिवर सिस्टम। तो आपका जो नेशनल वाटरवेज है, वाटरवे 1 जो है वो आपका गंगा भागीरथी है, ये सही है। उसके बाद नेशनल वाटरवेज 2 ये ब्रह्मपुत्र रिवर, ये भी सही है। नेशनल वाटरवेज 3 ये कृष्णा रिवर नहीं है, ये गलत है, ठीक है। सो आपका जो, हाँ हम सीधा बता रहे हैं आंसर्स को, हाँ, नेशनल वाटरवेज जो ये जो ट्री है, ये जो ज्यादातर आपका पेरियार रिवर, ठीक है, पेरियार रिवर, उसके अलावा लेक्स, विम्बनन लेक्स जो है, ये सब लेक्स को वो कनेक्ट करता है, यानी कि आपका केरला से लेके कोता पूरम को कनेक्ट करता है, उसको लेके कोलम को कनेक्ट करता है, यानी कि ये जो रिवर कैनल्स ऐसे को कनेक्ट करता है, होगा। सो इसमें ये वाला नंबर 3 गलत है, 1 और 2 सही है, तो 1 और 2 ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइनर इंडस्ट्री रीजन ऑफ इंडिया, है ना, विच ऑफ देम इज द माइनर इंडस्ट्रियल रीजन। ठीक है, सो ऑप्शन में अगर सबसे पहले लेट्स सी माइनर इंडस्ट्रियल रीजन क्या है
है ना। माइनर इंडस्ट्रियल रीजन ऐसे रीजन को हम बोलता है जहां में वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होता है, ठीक है। ये लोग स्मॉल स्केल, ज्यादातर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होता है। ऐसा इंडस्ट्री जो वो रैपिड फेस में है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रैपिड पेस में डेवलपमेंट होता है, रैपिड डेवलपमेंट। साथ ही साथ इसमें जितना भी डेवलपमेंट है, इसका जो रिसोर्स है ना, रिसोर्स और इसका जो मार्केट है वो कंप्लीटली लोकल लेवल में है। लोकल पूरा रिसोर्स और वो सब लोकल में है, उसी को हम माइनर इंडस्ट्रियल रीजन बोलता है। तो इसमें अगर आप देखिएगा, ये भी तो मेजर है, ये भी मेजर है। सिर्फ बिलासपुर कोरबा रीजन, ये ऐसा रीजन है जो माइनर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया के अंदर में आता है। और असम में बोलने से जो ब्रह्मपुत्र वैली है, वो वैली को जनरली हम लोग माइनर इंडस्ट्रियल रीजन बोलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। So 36 में consider the following pairs about the local storm of the hot weather season of India. Local storm जैसे कि यहाँ में दिया है और ये कौन कौन सा रीजन में है, ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि लोकल स्ट्रॉम क्या है, ठीक है। याद रखो, लोकल स्ट्रॉम, लोकल स्ट्रॉम जो ये एक शॉर्ट इंटेंस विंड है, ठीक है, जो कि ज्यादातर हॉट सीजन में निकलता है। हॉट सीजन का समय में ये आता है। और ये जो ना लोकल एरिया स्पेसिफिक है, ये याद रखो, ये लोकल एरिया स्पेसिफिक है, लार्जर एरिया में नहीं। और इस तरह से लोकल विंड्स जो ना बहुत सा स्पेशली वेजिटेशन को, वो लोग का फ्लावरिंग, राइपनिंग, ये सब करने में मदद करता है। तो यहाँ में जैसे कि यहाँ जितना नाम दिया वो सब लोकल स्ट्रॉम है। और उसमें से मैंगो शावर, ये केरला कोस्टल एरिया सब कर्नाटका में होता है, जहाँ में मैंगो का राइपनिंग होता है, इसलिए हम मैंगो शावर बोलता है। नॉर्थ वेस्टर, जिसको हम लोग बैसाख भी बोलता है, ये बंगाल और असम में होता है। उसके अलावा आपका बोरदोली छेरा, ये महाराष्ट्र में, ठीक है। सो ये गलत हुआ। ब्लूसम शावर केरला में, ये सही है, ठीक है। इसको देखो, बोरदोली छेरा ये भी आपका लोकल स्ट्रॉम है, लेकिन ये महाराष्ट्र में नहीं है, ये हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट में एरियाज लाइक असम, इवन अरुणाचल प्रदेश, ये सब एरिया में है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है, ऑप्शन 3। हाँ, ओके, 35, ओके, सही है। हाँ, तो ये वाला ऑप्शन जो आपका गलत हो जाता है। तो ये बोरदोली छेरा जो कि एक हॉट मतलब लोकल स्ट्रॉम है, ये लोकल स्ट्रॉम आपका नॉर्थ ईस्ट का असम साइड में होता है। और ये एक ऐसा स्ट्रॉम है जो असम में टी, आपका जो राइस, आपका जो जूट है, ये सब का वेजिटेशन, प्लांटेशन मतलब ग्रोथ में मदद करता है। ओके, होगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 37। सो क्वेश्चन नंबर 37 है, अकॉर्डिंग टू द कोपेन्स क्लाइमेटिक कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। सो कोपेन क्लासिफिकेशन जो वर्ल्ड वाइड क्लासिफिकेशन जो क्लाइमेटिक कंडीशन को मतलब अल्फाबेटिक फॉर्म में डिवाइड करता है, तो नॉर्थ ईस्ट का जो CWSG है, एस नहीं है इसमें, CWG है, CWG ये है ऑप्शन, ठीक है, जो बताता है कि यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, हाँ ओके, हाँ, यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो हैवी रेनफॉल होता है, ड्राई विंटर होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को अल्फाबेटिक फॉर्म में वो बताता है। ओके, यस, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 को हम देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 38, the Union Cabinet has recently approved the development of National Maritime Heritage Complex. Now maritime, ठीक है, National Maritime Heritage Complex in which of the following? So Heritage Complex बोलने से that means ये एंशियंट समय का प्रिजर्वेशन या म्यूजियम फॉर्म करना, उससे आप कॉमन आइडिया लगा सकता है। एंशियंट समय में अगर देखा जाए तो गुजरात बहुत फेमस है मेरीटाइम में। मेरीटाइम मीन्स शिप, ये सब में, ठीक है, जो आपका नेवल से कनेक्टेड है, सी से कनेक्टेड है। क्योंकि गुजरात में लोथल है, लोथल था जो कि इंडस वैली समय में तब का डॉकयार्ड था।
ठीक है। तो ये जो मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो आपका गवर्नमेंट इनिशिएट कर रहा है, जिसमें वो लोटल को जो साइट है, इंडस वैली साइट है, उसको रिवाइव करेगा और उसमें उसका जो एंशियंट जो प्रिजर्वेशन है उसको उसको और भी मतलब कल्चरल फॉर्म में और भी एडवांस फॉर्म में उसको प्रिजर्व करके उसको म्यूजियम फॉर्म में पीपल को नॉलेज देने के लिए, जानने के लिए कि उस समय का सिस्टम क्या था, किस तरह से उसका मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम था, टेक्नोलॉजी था, उसके बारे में बताने के लिए किया गया है। ठीक है। तो ये जो गुजरात आपका जो लोटल है, यानी कि वो जो इंडस वैली समय का डॉकयार्ड है, उसके बारे में है। होगा। ओके। हाँ, 38 का डी। हाँ, वेरी गुड योमली अतरोलो, अब सही है। वेरी गुड। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 39, मेज द फॉलोइंग रमसर साइट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स। ठीक है, रमसर साइट। तो अगर हम देखेगा कि रमसर साइट के बारे में, रमसर साइट को हम 1971 का रमसर कन्वेंशन से हम बनाया है इसको। ठीक है। तो रमसर कन्वेंशन का मतलब यहां में हम लोग ज्यादातर प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड्स वेटलैंड्स के बारे में है। तो वेटलैंड्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो वेटलैंड्स जो आपका फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, जिसमें आपको बहुत सा क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज, या तो एंडेंजर्ड स्पीसीज या तो स्पेसिफिक स्पीसीज, याद रखो इसमें एंडेंजर्ड स्पीसीज होता है, एंडेंजर्ड, उसके अलावा क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज होता है। ठीक है। उसके अलावा एंडेमिक स्पीसीज, ये सब आपका वेटलैंड्स का प्रिजर्वेशन के अंदर आता है, जिसको 1971 का रमसर कन्वेंशन बोल के हम बोलता है। और इंडिया में अभी तक 93 रमसर साइट है, ये याद रखिए आप। ठीक है। कभी कभी ऐसा पॉइंट वाला ऑब्जेक्टिव तो एपीएसएसबी में भी पूछा जा सकता है। ओके। सो 93 रमसर साइट है, होगा। तो यहां में वो लोग बोला है मैच द साइट। तो ये जो दिबोर बेल है ये तो सीधा असम का है, रुद्र सागर लेक ये तो त्रिपुरा का है, पाला लेक ये तो मिजोरम का है, लोकटक लेक ये आपको सब पता है मणिपुर का है। ठीक है। तो इसका कनेक्शन अगर आप ऑप्शन देखेगा, दिबोर बेल टू टू एक ही है ना। उसके बाद रुद्र सागर 1, पाला लेक 4, यानी कि ऑप्शन बी सीधा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, according to which article of Indian Constitution no person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once। है ना। ये तो आप लोग सब मालूम है। ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर हमको बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा? होगा क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा? हाँ, असम से रमसर साइट में 2 है, आप सही बोला है। जैसे देबोर बेल है, उसके अलावा आपका और एक है जो कि रमसर लोकटक साइट में भी आता है। आई डोंट रिमेम्बर द नेम, लेकिन है, असम से 2 है, अरुणाचल से तो नहीं है। उसके बाद बाकी से सब एक एक है। सो 40, क्वेश्चन नंबर 40 को आप लोग हमको बता दीजिए, ये क्योंकि बहुत ऑप्शन इजी है और आप लोग सक जाएगा इसको। 40 का बी। हाँ। यस। हाँ, आप लोग सही है। दूरी मारा बिस्ती के लियाक भी सही है। यमली दत्ता भी सही है, वेरी गुड। 20 आप लोग ऑप्शन बी लगाया। दूरी मारा ऑप्शन ए नहीं होगा क्या? हाँ, ये जो 40 का, हाँ ऑप्शन बी है। ठीक है, ये बहुत आसान है, ऑप्शन बी। ठीक है। ऑप्शन बी है आर्टिकल 22, 20 मतलब सेक्शन 2, जो आपको बोलता है कि नो पर्सन शेल बी एक्सिक्यूटेड और पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन ट्वाइस, है ना। तो इसको ज्यादातर हम लोग क्या बोलता है, डबल जेपर्डी, है ना। प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेपर्डी, जेपर्डी, कभी कभी ये टर्म भी यूज किया जाता है। ओके, ठीक ठीक, आप लोग सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, which article
of Constitution of India guarantees citizen right to freedom of conscience, free profession, practice and propagation of religion. इसको भी बता के देखो, इसको भी तो आप लोग डायरेक्ट मालूम होगा, है ना? ये भी कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 41. क्वेश्चन नंबर 41. क्वेश्चन नंबर 41. हाँ, आर्टिकल 25. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41. यस, सही है आप. ठीक है, डूरिंग दी जो है आप सही बोला. क्वेश्चन नंबर 41 का आपका आर्टिकल 25 है. ठीक है, आर्टिकल 25 ये आपका फंडामेंटल राइट्स के अंदर आ जाता है. ओके, फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है, जो आपको हक देता है कि आप अपना मर्जी से फ्रीडम ऑफ कॉन्साइन, प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपोगेशन और अपना मर्जी से आप रिलीजन प्रैक्टिस कर सकता है. ओके, ये उसके बारे में है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42. मैच द फॉलोइंग नेचर ऑफ द रिलीजियस रीजनल एस्पिरेशंस. ठीक है, तो इसको देख लो. जब ऐसे क्वेश्चन आता है, ज्यादातर आपको आइडिया भी नहीं हो सकता है क्या कर सकता है, लेकिन एक दो तो आपको आइडिया हो सकता है ना? ज्यादातर इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट लोग को समझ में नहीं भी आ सकता है, लेकिन ऐसा जितना भी सेक्शन हो, कुछ कुछ चीज है जो आपको आइडिया दे सकता है. तो इसलिए इस तरह का जो ऑब्जेक्टिव होता है, या तो मेज द कॉलम होता है, उसको करने का टैक्टिस क्या होता है ना? तो जैसे कि ना, इसको सबसे पहले देखो, सेशनल डिमांड्स ऑन ट्राइबल आइडेंटिटी. ट्राइबल आइडेंटिटी से जो डिमांड है वो सबसे पहले नागालैंड और मिजोरम के लिए निकला है. ठीक है, जिसके चलते नागालैंड जो 1963 में फॉर्म हुआ है, मिजोरम जो 1987 में फॉर्म हुआ है ट्राइबल आइडेंटिटी के तहत. समझ में आ रहा है? तो आपका ये 4 जो 1 हो गया है, यानी कि 4 जो 1 कौन है? ये हो गया 4 जो 1 हो गया है. ठीक है, उसके बाद रीजनल इम्बैलेंस. ये तो सबको पता है कि रीजनल इम्बैलेंस में आपका रिसोर्सेस को लेके जो बाइफर्केशन हुआ था, वो जो कहाँ हो सकता है? वो सबसे पहले झारखंड और छत्तीसगढ़ में हो सकता है ना? यानी कि 3 का 2. तो इसका मतलब 3 का 2 होने से बाकी ये लोग सही है, तब तो ये सही है. ऐसे मतलब ये टैक्टिस होता है एग्जाम में. कभी कभी एक दो चीज से आप बाकी को आइडेंटिफाई कर सकता है. ओके, तो उसके बाद दूसरा, लिंग्विस्टिक बोलने से तो ऑब्वियसली लैंग्वेज को लेके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सब कुछ लैंग्वेज से ही हुआ था. उसके बाद सोशो रिलीजियस आइडेंटिटी आपका जज का, ये पंजाब में हुआ था. ठीक है, तो ऐसे करके आप उसको मार्क कर सकता है ना? तो अगर हम डेट और ईयर पढ़ना है बोलने से, उसके लिए फिर आपको अलग से, जैसे पंजाब 1966 में ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, 7th कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका थ्रू से सोशल रिलीजियस आइडेंटिटी से वो बना है. लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी आपका तमिलनाडु ये बना है. ठीक है, तमिलनाडु आपका 1950 में बना है, जो मद्रास बोल के बनाया गया था, और बाद में उसको फिर से रीनेम किया गया था. यस, ऑप्शन में हाँ, बाद में उसको फिर से रीनेम करके 1969 में तमिलनाडु बोल के इसका नाम दिया है, ये याद रखो. ठीक है, उसके बाद झारखंड और छत्तीसगढ़, ये दोनों, झारखंड को हम आगे लिख लेगा. यस, हाँ सही है, आप लोग सही है. यस, आप लोग सही है. अगर हम झारखंड का बारे हम बता रहे हैं, झारखंड को अगर हम देखिएगा, झारखंड जो आपका साउदर्न पार्ट ऑफ बिहार से इसको कर्व किया गया था इन 2000. ठीक है, और छत्तीसगढ़ को कहां से निकला था? साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश से, ये भी 2000 को निकला था. ठीक है, सो ये आपको याद करना है. और उसके अलावा एक जो 15 नवंबर और एक तो 1 नवंबर, ये जो 5 नवंबर और ये जो आपका 1 नवंबर को. ओके, सो इसका ऑप्शन जो आप लोग सही लिख रहे हैं, हाँ सब लोग सही लिखा, ऑप्शन सी होगा. हाँ, ऑप्शन सी होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43. Who had made a distinct between India as fatherland and India as a holy land, पुण्य भूमि एंड पितृ भूमि?
तो पुण्य भूमि और पितृभूमि ये सबसे पहले आपका जो वीडी सावरकर का जो बुक है 1932 में, ठीक है, 32 बोला है, 1923 में आपका जो सावरकर का जो बुक है हिंदुत्व, है ना, हिंदुत्व, ठीक है, हिंदुत्व यानी कि एक बुक वो पब्लिश किया था, हु इज हिंदू, ये बुक पब्लिश किया था, जिसमें वो मेंशन किया है कि फॉर सम इंडिया जो उसका फादरलैंड है, उसका जन्मभूमि है, और किसी के लिए इंडिया ही वही उसका पुण्य भूमि यानी कि उसका होली लैंड है, ये उसके बारे में बताता है सावरकर का। हाँ सही है दुरिंजॉय, आप सही बोल रहे हैं, बीडी सावरकर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, हु हैड फॉर्म द्राविडियन मूवमेंट इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में जो द्राविडियन मूवमेंट है कौन फॉर्म किया है? हाँ यस सही है, सी सही है, हाँ ओहो ठीक है, हु हैड फॉर्म द्राविडियन मूवमेंट इन तमिलनाडु, सो द्राविडियन मूवमेंट इन तमिलनाडु आपका रामास्वामी परियर वो फॉर्म किया था, ठीक है, हाँ वो फॉर्म किया था, और ये जो आपका 1916 में इसको फॉर्म किया था, और ये जो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट भी बोलता है इसको, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, ठीक है, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, और फर्स्ट साउथ का फर्स्ट नॉन ब्राह्मणिकल मूवमेंट भी है ये याद रखो, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, नॉन ब्राह्मणिकल मूवमेंट, ये जो आपका पेरियर जो स्टार्ट किया है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, शाह कमीशन वाज अपॉइंटेड इन, इसको हम सीधा आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि 3 बजे को और एक ऑनलाइन सेशन क्लास है आपका करेंट अफेयर्स का, इसके लिए। सो शाह कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1977, ठीक है। सो शाह कमीशन जो था ये एक ऐसा कमीशन बनाया गया था जो इमरजेंसी टाइम में इमरजेंसी टाइम ऑफ 1975 और 1977 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हुआ था इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर के समय में, तो वो इमरजेंसी में जो मिसयूज ऑफ पावर हुआ है वो कमीशन मिसयूज ऑफ पावर उसका स्टडी के लिए, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल जो फेलियर हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर, उसको स्टडी करने के लिए आपका शाह कमीशन को 1977 में बनाया गया है, ओके। हाँ हाँ नहीं ओमली तो आप गलत, 45 का ए नहीं है, 45 का सी है, हाँ 45 का सी है, सही है। उसके बाद आता है 46, Which of the following ideas did not form a part of early phase of India's development policy? So early phase का जो development है जहाँ में प्लानिंग कमीशन को बनाया गया था, है ना, प्लानिंग कमीशन को बनाया था, उसमें प्लानिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग, लैंड फॉर्म सब था, जो नहीं था वो ये, यानी कि लिबरलाइजेशन जो आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में आता है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ 1991 में आता है, ठीक है, तो ये है आपका ऑप्शन। उसके बाद उसके बाद है आपका 47, Which of the following is responsible for conducting election for local bodies? लोकल बॉडीज के लिए इलेक्शन कंडक्ट करना कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? ऑब्वियसली आपका स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, है ना, तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को बाय 73rd एंड 74th, ठीक है, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उसको इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए देता है, जहां में वो पंचायत का करता है और साथ में म्युनिसिपल का भी करता है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है 48, केशव वंदना भारती रूलिंग केम इन द ईयर, सो कॉन्स्टिट्यूशन में देयर आर सर्टेन लैंडमार्क डिसीजन, उसमें से एक डिसीजन था आपका 1973 का केशव वंदना भारती केस, ये जो आपका केरला का लैंड रिफॉर्म्स के आगे में है, लैंड रिफॉर्म्स जो था उसका अगेंस्ट में ये केस है, जहां में केशव वंदना भारती जो प्लीड है उसका फंडामेंटल राइट्स जो कर्टेल हो रहा था, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि ये वो केस है जो डिफाइन करता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रियम्बल, ठीक है, ये जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वो डिफाइन करता है।
ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है, प्रियम्बल बोला है सॉरी, जो डॉक्ट्रिन है उसके बारे में बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, और पार्लियामेंट का जितना लिमिटेड पावर है उसके बारे में वो बताता है। ठीक है, पार्लियामेंट का लिमिटेड पावर के बारे में वो बताता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49, अंडर हुज चेयरमैन वाज द कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो कॉन्स्टिट्यूशन जो जो बना है आपका 1949 में और जो 1950 में आया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या अभी प्रेजेंट टाइम में प्रिवेलेंट है कि नहीं, उसको जज करने के लिए आपका फॉर्मर जस्टिस M.N. वेंकटचलिया के अंदर में 2000 में एक कमीशन आया है जो बोला है, जो वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को जज करने के लिए आया है। वो देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रिफॉर्मेशन चाहिए है, क्या करना है। ठीक है, नहीं दूरिन 1973 है आपका केस, ये जो केशव बंदना भारती केस जो है वो 1973 है। ठीक है, वो 1972 नहीं है, एक बार फिर से चेक कर लीजिए, और अगर कुछ कंफ्यूज है तो आप कॉल कांटेक्ट कर सकता है, तो आपको वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट का नोट्स दे सकता है, मिलेगा। ठीक है, ओ सोच के बता रहा है, अच्छा अच्छा, ओके। सो नेक्स्ट जो है लास्ट क्वेश्चन आज का, वो क्वेश्चन नंबर है 50, विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज पीस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऐसा कौन सा कंट्री है जिसका हम लोग पीस कॉन्स्टिट्यूशन मानता है। तो पीस कॉन्स्टिट्यूशन आप ऑटोमेटिकली आप समझ जाएगा, हाँ ओके, पीस कॉन्स्टिट्यूशन ऑटोमेटिकली आप लोग समझ जाएगा कि ये जो आपका जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन को बोल रहा है। सो आफ्टर द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2, रिमेंबर वर्ल्ड वॉर 2 के एंड के बाद जापान एक नया कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया है, जहां में नो वार का वो क्लोज डाला है। नो वार का क्लोज वो लोग का जो आर्टिकल 9 है उसमें ये लोग डाला है कि कभी वार नहीं करेगा, यानी कि पीस कॉन्स्टिट्यूशन वो बना है। सो आंसर है आपका जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1947। ठीक है, हाँ सही है, जापानीज। आज का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हम 50 क्वेश्चंस को ही डिस्कस कर रहे हैं, और थोड़ा लास्ट में थोड़ा रैपिड करना पड़ा है क्योंकि अभी आपका ऑनलाइन का करंट अफेयर्स का फिर सेशन जाएगा। यहाँ में इतना ही, जो आपका जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें फिर से हम लोग बाकी का जो 50 क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेगा। इस तरह से 2024 के बाद 2022 का, फिर 2017 का, फिर 2014 का जितना भी आपका APPSC का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोग इस तरह से डिस्कस करेगा, और ताकि हम लोग को आइडिया मिले कि पर्टिकुलरली कौन सा पार्ट से, सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स के लिए। आपको रेडी रहना है क्योंकि APPSC फिर से 2026 में फिर से आने वाला है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। अगर कुछ डाउट है तो आपका जो गिवन नंबर है आप लोग वहां में कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू।